हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द टुमारो ऑफ योर ड्रीम्स। यानी कि आज आपके पास में एक मौका है अपने सपनों का भविष्य बनाने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI। ठीक है, क्या होते हैं ये होते हैं जो आपकी जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए या फिर वो सही तरीके से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, ये सब जांच पड़ताल रखने के लिए जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, सरकारी संस्था, उसका नाम है IRDAI। जैसे कि RBI है बैंक्स के ऊपर, सेबी है जो म्यूचुअल फंड्स और ये स्टॉक मार्केट वगैरह इनके ऊपर नजर रखने के लिए सेबी है। तो उसी प्रकार से इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस वगैरह के ऊपर नजर रखने के लिए IRDAI है। ठीक है, हैज टेकन अ मच नीडेड स्टेप। इन्होंने एक बहुत जरूरी, जो अभी जरूरत थी वो कदम उठाया है। क्या था वो कदम? टू स्मूदन द हेल्थ इंश्योरेंस लैंडस्केप। स्मूदन मतलब सुचारू बनाना, सरल बनाना, सिंप्लीफाई करना। किस चीज को? हेल्थ इंश्योरेंस लैंडस्केप। हेल्थ इंश्योरेंस का जो पूरा सिनेरियो है, एनवायरमेंट है, उसको सुगम बनाने का उन्होंने प्रयास किया। अब कैसे किया? बाय मैंडेटिंग अ 3 hour लिमिट फॉर सेटलिंग कैशलेस हेल्थ क्लेम्स। कि उन्होंने मैंडेटेड कर दिया, रिक्वायर मतलब जो अनिवार्य है ना वो कर दिया कि भाई 3 घंटे के अंदर आपको कोई भी कैशलेस हेल्थ क्लेम्स हैं वो 3 घंटे के अंदर आपको सेटल डाउन करने हैं, यानी कि निपटाने हैं। This significant directive is aimed at enhancing the efficiency and customer centricity of health insurance services in India। अब ये जो इतना महत्वपूर्ण डायरेक्टिव है, आदेश है, ये इसका उद्देश्य क्या है कि इसकी एफिशिएंसी मतलब इफेक्टिवनेस, कितना प्रोफिशिएंसी के साथ में काम कर रहा है, कितना ये सही तरीके से काम कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर, वो बढ़ाने के लिए किया गया। और दूसरा चीज कि कस्टमर सेंट्रिसिटी, यानी कि कस्टमर जो है वो केंद्र होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का, ना कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। यानी कि बेनिफिट ये नहीं कि सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज उठा ले जाए। कितनी दफा ऐसा होता है कि आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो क्लेम करते हैं, बाकी साल तो आप सिर्फ प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तब भी अगर आपको सही तरीके से आपके इंश्योरेंस क्लेम्स ना मिले या फिर डिलेड मिले या फिर आपको किसी से उधार लेना पड़े तो फिर आपके इतने साल इंश्योरेंस प्रीमियम्स देने का क्या फायदा, राइट? तो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर, ये बनाने के लिए ये कदम उठाया गया बाय स्टिपुलेटिंग that insurers should decide on cashless authorization within an hour। बोल रहे हैं ये मैंडेट करने के लिए, ये एक शर्त रखते हुए कि भाई जो भी इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, उसको 1 घंटे के अंदर जो कैशलेस ऑथराइजेशन यानी कि अनुमति की, हाँ जी आप जहां पे भी है आप कैशलेस जो है अपना इलाज करवा लीजिए, ये ऑथराइजेशन 1 घंटे के अंदर देना है और 3 घंटे के डिस्चार्ज होने के 3 घंटे के अंदर बाकी सारे क्लेम्स जो है वो सेटल करने हैं। द रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटिंग अ न्यू बेंचमार्क सेट करना मतलब एक नया कीर्तिमान, एक नया नियम सेट करना फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिलायबिलिटी इन द सेक्टर, जिससे कि इस सेक्टर में रिस्पॉन्सिवनेस की कितना जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करना है किसी भी समस्या को वो बढ़ेगा और रिलायबिलिटी यानी कि भरोसा बढ़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स पोज मेजर चैलेंजेस टू कस्टमर। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम होते हैं वो कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं। लेंथी प्रोसेसिंग ऑफन रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्ट्रेन एज पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज मस्ट रेज फंड्स इमीडिएटली टू पे हॉस्पिटल बिल्स। जो लंबी प्रक्रिया होती हैं वो अक्सर जो है फाइनेंशियल तनाव पैदा करती हैं पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज के अंदर, जिसकी वजह से उनको क्यों करती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल बिल्स तो भरने पड़ेंगे, तो उनको फंड्स इमीडिएटली चाहिए होते हैं और अगर लंबे प्रोसेस रहेगा तो उनको इमीडिएट फंड कैसे मिलेगा। डिलेज इन कैशलेस क्लेम्स कैन लीड टू एडिशनल चार्जेस। और जितना डिले होता है कैशलेस क्लेम्स में उससे चार्जेस जो है वो और बढ़ते जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टेज एंड पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस इन ट्रीटमेंट। और इसकी वजह से उनको लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और ट्रीटमेंट में भी उनकी बाधा आ सकती है। द रिगमारोल एक्सेसरबेट्स द पेशेंट स्ट्रेस। ये जो जटिलता है, ये जो कठिनाई है, ये पेशेंट्स के तनाव को, स्ट्रेस को और ज्यादा एक्सेसरबेट यानी कि बढ़ा देती है।
Furthermore, erratic service and a lack of transparency contribute to deep distress in the system. और इसके अलावा जो एराटिक यानी कि अनियमित सर्विस है और यहाँ पे पारदर्शिता की जो कमी है, इससे भी इस सिस्टम के ऊपर लोगों का भरोसा जो है वो उठता जाता है, यानी कि अविश्वास पैदा होता है. डेटरिंग मैनी फ्रॉम परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑल टुगेदर, और जिसमें की वजह से कई सारे लोग जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं. द न्यू डायरेक्टिव ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रोविजन फॉर अ नो क्लेम बोनस. जो नया फैसला आया है, डायरेक्टिव आया है, इसमें नो क्लेम बोनस का भी एक प्रावधान डाला गया, यानी कि जिस समय पे आपने कोई भी क्लेम नहीं किया, मान लो आपने प्रीमियम पूरे साल भर भरा, लेकिन इस साल में आपने 2023 के दौरान में कोई भी क्लेम नहीं किया, हेल्थ क्लेम नहीं किया, तो आपको प्रीमियम्स में हो सकता है कुछ ढिलाई मिल जाए, कुछ बोनस मिल जाए. इस तरीके के कुछ प्रावधान ऐड करने के लिए भी उन्होंने आदेश दिए हैं. एंड मैंडेट्स अ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस. और इंश्योरेंस कंपनीज को ये बोला है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाओ, आप ज्यादा पॉलिसीज दो, अच्छी स्कीम्स लेकर आओ. पॉलिसीज क्या है? बेसिकली स्कीम्स हैं, तो अच्छी स्कीम्स लेकर आओ. केटरिंग टू द नीड्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट्स, जिसमें कि हर एक प्रकार के पेशेंट्स की जरूरतों का ध्यान रखा जाए. ठीक है. These reforms are aimed at boosting customer confidence and subsequently ये जो reforms हैं इनका उद्देश्य है कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना और साथ ही साथ increasing insurance penetration in a country where health insurance coverage remains relatively low. और साथ ही साथ एक ऐसे देश में जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है बहुत थोड़े लोग लेते हैं, बहुत सीमित से लोग लेते हैं, वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को और ज़्यादा बढ़ाना, उसको और ज़्यादा पेनिट्रेट करना के लिए ज़्यादातर लोग उसके बारे में अवेयर हों, ज़्यादा लोग उसको लें, हेल्थ इंश्योरेंस को लें, ये एक दायरा बनाना, ये एक इमेज बनाना, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है. विद अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिलायंट ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, और ऐसा देश जहाँ पे इंश्योरेंस कवर तो बहुत लो है, साथ ही साथ इसका बड़ा दबका जो है समाज का वो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर निर्भर करता है. द लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस इज अनदर स्टम्बलिंग ब्लॉक. अब क्योंकि लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस कम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा है. बाय स्ट्रीमलाइनिंग द क्लेम प्रोसेस, स्ट्रीमलाइनिंग मतलब सुगम बनाना, तो अगर हम क्लेम प्रक्रिया को सुगम बना देंगे एंड सजेस्टिंग अ डिस्काउंट ऑन प्रीमियम अमाउंट फॉर क्लेम फ्री ईयर्स, और जितने सालों में कोई भी क्लेम नहीं किया जाता उसमें भी प्रीमियम्स के अमाउंट्स में कुछ छूट देना, कुछ डिस्काउंट देना, इस तरीके के सुझाव द IRDAI हैज टेकन ऑन दीज चैलेंजेस हेड ऑन. उसने एकदम सीधे इन्हीं चैलेंजेस के ऊपर वार किया है. क्या चैलेंजेस है? पहले तो लोगों के अंदर अवेयरनेस कम है, दूसरा जो जटिलता है इस पूरी प्रक्रिया की, इंश्योरेंस क्लेम्स लेने की, जो लोगों को रोकती है कि नहीं हमने नहीं लेना इंश्योरेंस क्लेम, इससे बेहतर है कि हम कोई RD FD चला दें जहां पे हमारा पैसा सेव हो जाएगा, जिसको हम सही टाइम पे निकाल भी सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर उनको लगता है इंश्योरेंस क्लेम्स करने की बजाय. तो वो प्रक्रिया को, इन सब चैलेंजेस को उन्हें सीधे वार किया है. It must now ensure that the health insurance companies align their operations with the new guidelines by the जुलाई 31 डेडलाइन. अब IRDA को क्या सुनिश्चित करना है? ये सुनिश्चित करना है कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इन नए गाइडलाइंस को, नए नियमों को 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले लागू भी करें. ये सुनिश्चित करना अब किसका काम है? IRDA का. तो ये था पैसेज. इंश्योरेंस सेक्टर में एक नई हलचल हुई है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ प्रावधान चेंज किए गए हैं, उसी के ऊपर ये पैसेज था. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ द IRDAI's न्यू डायरेक्टिव रिगार्डिंग कैशलेस हेल्थ क्लेम्स. पूरे पैसेज के अनुसार IRDAI के जो नए दिशा निर्देश हैं कैशलेस हेल्थ क्लेम के बारे में, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए और उसकी प्रभावशालिता जो है वो बढ़ाई जा सके. टू इंक्रीज द नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सोल्ड, इनकरेक्ट है. हालांकि वो उसका दायरा जरूर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बेचने के पर्पज से नहीं कि हाँ ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बिके, नहीं, ज्यादा लोग अवेयर होके अपने फायदे के लिए ये चीज लें, वो उनका उद्देश्य है. To enhance the efficiency and customer centricity of health insurance services, option B is correct. What inference can be made about the impact of IRDAI's directive on patients and their families? बोल रहे हैं IRDAI के जो दिशा निर्देश हैं उनके
पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो होता क्या है, अगर क्लेम टाइम से नहीं मिले, पेशेंट पहले ही एडमिट होने के उसमें परेशान है, फैमिली पहले ही पेशेंट के चिंता में परेशान है, और ऊपर से उनका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा। उनने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब उसको क्लेम कर लेंगे, अब उनका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा, अब उनको अपने किसी रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, कहीं से लोन लेना पड़ रहा है, या कोई अपनी जमा पूंजी कहीं सोना गिरवी रखना पड़ रहा है, तो ये फिर क्या है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, स्ट्रेस है, फाइनेंशियल बर्डन है ना। तो ये समस्या है। तो अगर IRDA ने जो ये नया कदम उठाया है, इससे पेशेंट्स का स्ट्रेस और जो ये फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा, राइट। पेशेंट्स विल नो लॉन्गर फेस एनी फाइनेंशियल स्ट्रेन ड्यू टू मेडिकल एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं कि उनको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं आएगा, लेकिन कम हो जाएगा। द डायरेक्टिव विल कंप्लीटली एलिमिनेट डिस्ट्रस्ट इन द हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, तो सिस्टम। तो बोल रहे हैं कि ये जो दिशा निर्देश आए हैं, इनसे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में जितना भी अविश्वास है वो खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, एक कदम उठाने से पूरा अविश्वास खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा अविश्वास जो है वो कम हो जाएगा। द डायरेक्टिव विल एलिविएट सम स्ट्रेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड ट्रांसपेरेंसी इश्यूज। एलिविएट मतलब कम करना। तो ये जो दिशा निर्देश है कुछ स्ट्रेस कम करेगा, फाइनेंशियल जो स्ट्रेस है उसके बारे में, और जो ट्रांसपेरेंसी का इशू है उसके बारे में कुछ स्ट्रेस जो है कम कर देगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statements is false according to the passage? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? फर्स्ट, the IRDAI has taken steps to increase awareness about health insurance. बिल्कुल करेक्ट है। A significant section of population relies on government schemes for healthcare, ये भी करेक्ट है। The health insurance companies must align their operations with the new guidelines by July 31, ये भी करेक्ट है। Health insurance penetration is already high, हाई नहीं है, लो है। हिंदुस्तान जैसे देश में health insurance penetration जो है लो है पैसेज के अनुसार, और ज्यादातर लोग जो है वो सरकारी स्कीम्स के ऊपर निर्भर करते हैं। सो डी स्टेटमेंट फॉल्स है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? देखो, pessimistic मतलब नेगेटिव, पैसेज की टोन नेगेटिव नहीं है, खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हाँ अच्छा कदम उठाया है, लेकिन खुशी से भी ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये कदम उठाया गया है, इससे ये फायदा हो सकता है, अभी तक ऐसा चल रहा था, आगे और बोला गया है कि हाँ, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, पहले क्या होता था, अब क्या होता, आगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई कि नया एक रूल आया है, उसके अनुसार उनको ये डेडलाइन दी गई है, उसका अनुपालन करना है, इस रूल का उद्देश्य क्या है, प्लेन इन्फॉर्मेशन। सो ऑप्शन बी इन्फॉर्मेटिक इज करेक्ट। सरकास्टिक मजाकिया तो नहीं है, एपैथेटिक सहानुभूति वाला भी नहीं है, सो ऑप्शन बी इन्फॉर्मेटिक इज करेक्ट। What is the synonym of the word exacerbate? Exacerbate का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, तो इसका synonym क्या होएगा? सबसे पहले alleviates, alleviates का मतलब होता है कम करना, mitigate कम करना, aggravates बढ़ाना, pacifies किसी चीज को soothe करना, काम करना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी aggravate is correct. How wonderful it is to watch the sky after sunset. कितना मनोहर होता है सूरज ढलने के बाद में आसमान को देखना। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. पहले किसी को भी एक दो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे आसमान में शाइन करती हुई। Soon you would see the number increasing. फिर धीरे धीरे वो नंबर बढ़ने लगता है। You cannot count them anymore. फिर वो नंबर इतना बढ़ जाता है कि आप उनको गिन नहीं सकते। The whole sky is filled with tiny shining objects. पूरा जो आसमान है वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। Some are bright, others dim. कुछ बहुत शाइनिंग होते हैं, बहुत तेज रोशनी होती है, और कुछ धीमी होती है। It seems as if the sky is dashed with diamonds. ऐसा लगता है मानो जो आसमान है वो डायमंड से भरा हुआ है, जड़ा हुआ है, ठीक है। They all appear to be dash. वो सारे ऐसा लगता है कुछ कर रहे हैं, ठीक है। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle. तो twinkle बोला जा रहा है कि उनमें से कुछ जो है twinkle नहीं करते, तो ऐसा हम बोल रहे हैं कि पहले हो सकता है ये बोला गया हो they all appear to be twinkling. ऐसा लगता है कि वो सब टिमटिमा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ जो है वो टिमटिमा नहीं रहे होते, वो केवल शाइन कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो टिमटिमा रहे होते हैं। They simply glow without any dash just as moon shines. वो बिना किसी रुकावट के केवल ग्लो करते हैं जैसे कि मून करता है। These bright objects you may also see
द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। तो अदर देन हो सकता है, अदर देन दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, बिसाइड दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, की इनके साथ में, इनके अलावा क्या हो सकता है, इनके साथ में या इनके अलावा वहां पे मून भी होता है अधिकतम दिनों में। अब अधिकतर क्यों कहा गया, क्योंकि मून की रोशनी धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे चली जाती है, और फिर अमावस्या की रात भी आती है। It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. बोल रहे हैं कि हालांकि ये अलग अलग समय में, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग पोजिशंस पे दिखाई देता है। You can see the full moon only once in about a month's time. अगर पूरा चांद तो हमें एक महीने के अंदर एक बार ही दिखाई देता है, ठीक है। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, उसको क्या कहते हैं, फुल मून की नाइट या फिर पूर्णिमा की रात। और डैश लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। फिर 14 दिन का अंतराल होता है, ठीक है, पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में 14 दिन का अंतराल होता है, और उस 14 दिन के अंतराल को इंग्लिश में फोर्टनाइट बोला जाता है। तो अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, ठीक है। इट इज अ न्यू मून नाइट, और अमावस्या, उस जब आपको चांद नहीं दिखाई दे रहा होता उसको न्यू मून नाइट बोलते हैं या फिर अमावस्या बोलते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। और जिस दिन अमावस्या होगी, क्योंकि मून नहीं मून आगे शाइन नहीं कर रहा होगा, तो आपको नाइट स्काई जो बेस्ट दिखाई देता है, यानी कि तारे आपको सबसे अच्छे दिखाई दे सकते हैं। प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट, बशर्ते आसमान साफ हो। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें दिन के समय में चांद और बाकी वो जो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं शाइनिंग, वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूरज होता है दिन में, ठीक है। इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। क्योंकि जो सूरज की तेज रोशनी होती है वो हमें इन रात के टिमटिमाने वाले ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देखने नहीं देती। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. ये जो सन है, ये जो मून है, और वो सभी चीजें जो रात को शाइन कर रही होती है आसमान में, हम उनको क्या बोलते हैं, celestial bodies. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. It seems as if the sky is dashed with diamonds. Stimulated, stimulated मतलब उत्तेजित कर रहा है, स्काई उत्तेजित नहीं किया गया डायमंड से। Unbiased, unbiased मतलब निष्पक्ष, तो स्काई जो है वो निष्पक्ष नहीं है डायमंड से। Surrounded, तो स्काई के इर्द गिर्द नहीं है, ये स्काई और इसके इर्द गिर्द तारे लगे हुए, ऐसा नहीं है, स्काई भरा हुआ है। तो भरा हुआ मतलब स्टडेड है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। They all appear to be ट्विंकल था, तो क्या आएगा, ट्विंकलिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अनशैकलिंग, अनशैकलिंग मतलब मुक्त करना। स्पायरलिंग, इस तरफ घुमावदार। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ट्विंकलिंग इज करेक्ट। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी बैकर, बैकर मतलब सहारा, बैकअप के। फ्लिकर बिना किसी रुकावट के। अप्रोर गुस्सा, क्रोध, और डेब्रीज मतलब मलबे के। तो यहाँ पे फ्लिकर की बात की जा रही है, बिना किसी रुकावट के वो केवल शाइन करते हैं सूरज की, चांद की तरह। डैश दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून, तो इनके साथ में या इनके साथ में वहां पे होगा, ठीक है। अलॉन्ग विद, बिसाइड्स हो सकता है, सो ऑप्शन ए अलॉन्ग विद इज करेक्ट। मेयरली, मेयरली मतलब बामुश्किल ही, केवल। इन विच जिसमें, इंडीड, सर्टेनली, तो यहाँ पे ऑप्शन ए अलॉन्ग विद इज करेक्ट। अ डैश लेटर, अ मंथ लेटर, एक महीने बाद अमावस्या नहीं आती, एक साल बाद नहीं आती, फाइनिट्यूड बाद नहीं आती। फाइनिट्यूड मतलब कुछ लिमिट्स के बाद में। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन के बाद में। सो अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, बोले हाँ मैं सांपों को नचा सकता हूँ बीन बजा के। I can do something special which I am sure none of you can do. मैं कुछ खास कर सकता हूँ जो मुझे उम्मीद है आप में से कोई नहीं कर सकता। Do you know what? क्या तुम्हें पता है क्या है वो चीज? तो ये एक व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मेरे पास एक टैलेंट है, ठीक है, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आप में से कोई नहीं कर सकता। उसी के आंसर में बीन वाला जो इंस्टेंस है वो बता रहा है कि मैं सांपों को अपनी बीन पे नचा सकता हूँ या मैं बीन बजाना जानता हूँ, ठीक है। आई हैव लर्न्ड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। अब दिस आर्ट
यानी कि बीन जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया होगा उसके बाद आएगा कि मैंने ये आर्ट जो अपने फैमिली मेंबर से सीखी है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियर्स, हम लोगों को कालबेलियर्स कहा जाता है। आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज। तो जब उसने सवाल पूछा ना कि उसने बताया कि मैं कुछ खास कर सकता हूँ, कुछ स्पेशल कर सकता हूँ, फिर बोला कि तो क्या तुम गेस कर सकते हो क्या कर सकता हूँ मैं, तो उसने बताया कि आई कैन प्ले बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। तुम्हें शॉकिंग लगा ना, तुम्हें सरप्राइज लगा ना, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा क्यू स्टेटमेंट है, उसका आंसर होगा एस स्टेटमेंट, ठीक है। फिर वो आगे उसको बढ़ा के बता रहा है, उसी स्टेटमेंट को आगे इलैबोरेट कर रहा है कि हाँ बीन बजाने का मतलब मैं सांपों को अपने बीन पे नचा सकता हूँ, ये हो गया थर्ड। फिर वो बता रहा है कि मैंने ये कल अपनी फैमिली से सीखी और हम लोगों को कालबेलियर्स कहा जाता है। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Terrorists targeted a former sarpanch in Shopia and a tourist couple from Rajasthan in Anantnag on Saturday. बोल रहे हैं टेररिस्ट ने एक पूर्व सरपंच थे सोफिया में, वहां पे उनके ऊपर अटैक करा, और एक टूरिस्ट कपल राजस्थान से आया हुआ अनंतनाग में उनके ऊपर अटैक करा सैटरडे नाइट को, जो कि अहेड ऑफ पोलिंग फॉर द बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। जब वहां पे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पोलिंग होनी है, उससे जस्ट पहले की बात है। The attacks, which claimed ex-सरपंच एजाज शेख्स लाइफ and left visiting duo injured, बोले जो हमले जिनमें एक्स सरपंच की जान चली गई, उनका नाम था एजाज शेख, और जो कपल आया था राजस्थान से वो इंजर्ड रहे, remind us again of the fact that security forces cannot afford to let their guard down। बोले ये हमें दोबारा इस बात को, इस तथ्य को याद दिलाता है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपना गार्ड डाउन करना, मतलब कि ढिलाई बरतना, यानी कि अपना बिल्कुल थोड़ा हल्का सा भी सुस्त नहीं हो सकते, उनको एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। Baramulla goes to polls today while voting for Anantnag Rajouri seats will take place on May 25। बोल रहे हैं बारामूला में आज पोल्स होने हैं, ठीक है, और वहीं अनंतनाग जो है राजौरी सीट, वहां पे 25 मई को पोलिंग होनी है। The violence is clearly an attempt to disrupt the electoral process in Kashmir। बोले ये जो हमला हुआ है, ये जो वायलेंस हुआ है, ये साफ तौर पे कश्मीर में इलेक्टोरल प्रोसेस को बाधित करने के लिए हुआ है। सबसे पहले हमले का इंट्रोडक्शन जो है वो पी स्टेटमेंट में दिया गया कि टेररिस्ट ने अटैक करा 2 जगहों पे, ठीक है। फिर इस अटैक में जो एक्स सरपंच उनकी जान चली गई और जो कपल जिनका हमने जिक्र किया था वो गंभीर या किसी भी रूप से वो घायल हैं, इंजर्ड हैं। ये जो वायलेंस की घटना है कश्मीर में इलेक्टोरल प्रोसेस को बाधित करने के लिए की गई। कैसे? क्योंकि आज बारामूला में इलेक्शन होने थे और 25 तारीख को अनंतनाग में इलेक्शन होने थे। हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PQSR, PQSR, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The mountain range was covered with snow। The mountain, वो माउंटेन जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, वो स्नो से भरा हुआ होता है। नेपोलियन हैड टू क्रॉस एल्प्स इन विंटर। एल्प्स जो है माउंटेन रेंज है, तो इसी माउंटेन रेंज का जिक्र ए में किया गया, यानी कि नेपोलियन एक व्यक्ति है, उसको विंटर्स के दौरान में एल्प्स की माउंटेन की पहाड़ियां जो है वो क्रॉस करनी थी, जो कि सर्दियों में बर्फ से ढकी रहती है। तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और ए इसी का ही आगे सेकेंड स्टेटमेंट। नेपोलियन रिप्लाइड, अब जवाब तब देंगे जब आगे से पहले कोई बात बोलेगा, आप उसी का जवाब देंगे, ठीक है। दैट द वर्ड इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हिम, कि इम्पॉसिबल शब्द जो है उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए मौजूद ही नहीं है। सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट द टास्क वाज इम्पॉसिबल, इसलिए किसी ने नेपोलियन से कहा कि ये टास्क जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको स्नो से कवर्ड पहाड़ियां सर्दियों के दौरान में क्रॉस करनी थी, इसलिए किसी ने उससे कह दिया कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है। ये हो गया थर्ड पॉइंट, जिसके जवाब पे नेपोलियन ने कहा कि इम्पॉसिबल शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। सो BADC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रेफर्ड मतलब पसंदीदा, ज्यादा आप जिसको पसंद करते हैं, इसका सिनोनिम क्या आएगा? एडोर्ड। एडोर्ड मतलब जिसको आप प्यार करते हैं। फेवर्ड पसंदीदा। फियर्ड डरा हुआ, ठीक है। और कंपेयर्ड मतलब तुलना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी फेवर्ड इज करेक्ट। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है। ओवेशन मतलब किसी का अभिनंदन करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी का अभिवादन करना, ठीक है। सो सिनोनिम क्या होगा? क्रिएशन रचना। अपलॉज तालियां, तालियां कहाँ बजती हैं? जब किसी का अपने अभिनंदन करना हो, अभिवादन करना हो। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब तैयारी। सेंसर मतलब निंदा करना। तो सिनोनिम क्या होगा? अपलॉज, बी इज करेक्ट।
शी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। अब आप सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे इसने ये ट्रिक की होगी, इस मैजिशियन ने ये ट्रिक कैसे की होगी। तो उस सोच विचार को क्या बोलते हैं, वंडर। अभी स्टार्स वाले में भी हमने पढ़ा ना कि क्या तुमने कभी सोचा है कि दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई देते, तो हैव यू एवर वंडर्ड, वंडर्ड लिखा था वहां पे, ठीक है, तो क्या होगा, वंडर्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पजल्ड मतलब उलझ जाना, किसी चीज में दुविधा में फंस जाना, bewildered मतलब भी दुविधा में फंस जाना। सस्पेक्टेड मतलब किसी के ऊपर संदेह करना, तो यहाँ पे संदेह नहीं किया जा रहा, वो खुद सोच विचार करे कि उसने कैसे की होगी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रैन टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर। जब बारिश होगी तब आप दो घरों में पहले कंपैरिजन करोगे कि ये वाला घर ज्यादा पास है, वो वाला घर दूर है, फिर मैं इसमें चल जाता हूँ। नहीं, आपको जो भी सबसे नियरेस्ट दिखेगा आप उसमें चले जाओगे, कंपैरिजन कंपैरिजन का टाइम नहीं है, राइट। सो द नियरेस्ट हाउस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है अबैंडन। अबैंडन मतलब किसी को त्याग देना, छोड़ देना। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब किसी का जानकार कोई, ठीक है, जान पहचान वाला। अब एक्वेंटेंस में टी के बाद में ए आता है, ACQUAINTANCE, ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। मच ऑफ दिस वॉर हैड टेकन प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट। दिस वॉर दर्शाता है कि कोई ऐसा वॉर जिसके बारे में पहले चर्चा हुई होगी, यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। बोल रहे इस वॉर का अधिकतम हिस्सा जो है वो वेस्टर्न फ्रंट में लड़ा गया, यानी कि वेस्ट दिशा में जो बाउंड्रीज होंगी उस दिशा में लड़ा गया। बोथ साइड्स हैड डग इन डीप एंड ईच लॉस्ट मेनी मेन ओवर लिटिल ग्राउंड। दोनों ही जगहों ने, दोनों ही साइड्स ने, यानी कि दो देश आमने सामने होंगे, ठीक है, उन दोनों ही पक्षों ने बहुत गहरी खुदाई करी थी और बहुत सारे जाने गई, बहुत सारे आदमियों की जाने गई वहां पे थोड़ी सी जगह में। अब होता क्या है, जब बॉर्डर एरियाज में वॉर होते हैं, आप एक दूसरे के बॉर्डर्स में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये है आपका बॉर्डर। इधर के भी बहुत सारे लोग इसी एरिया में उनकी जाने जा रही हैं, बाकी देश पूरा पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, और सेम इधर के भी बहुत सारे लोग इनकी जाने जा रही हैं, पर बाकी देश पूरा पीछे बैठा हुआ है, लेकिन वो इस छोटे से इलाके में ही जाने जा रही हैं क्योंकि युद्ध यहीं लड़ा जा रहा है, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों की जाने गई थोड़ी सी जगह में। दिस फ्रंट वॉज अ लाइन ऑफ ट्रेंचेस अक्रॉस विच द टू साइड्स फेस्ड ईच अदर। तो ये इस फ्रंट की बात, फिर से दिस फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट की बात की जा रही है, ठीक है, तो यानी कि ए के बाद में सी आएगा, राइट। अब ए के बाद में सी, यहाँ पे सी पहले आ रहा है, यहाँ पे सी पहले आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद में सी आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। और ये जो फ्रंट है यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस की लाइन बनी हुई थी, विच द टू साइड्स फेस्ड ईच अदर, जहां पे दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे, यानी कि लड़ रहे थे। ट्रेंचेस क्या होता है, आपने कई सारी आर्मी मूवीज में देखा होगा, बॉर्डर जैसी मूवीज में, कि वो लोग एक बहुत गहरा नाला सा खोद लेते हैं, फिर उसके अंदर फौजी जो है वो छुप के बैठे रहते हैं, उनको बोल जाता है ट्रेंच, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस थी। सो आगे चलते हैं। एंड्रे मैग्नॉट हैड फॉट अ वॉर विद द फ्रेंच अगेंस्ट द जर्मन्स। तो ये युद्ध किसने लड़ा था, एंड्रे मैग्नॉट ने फ्रेंच के साथ मिलकर जर्मन्स के अगेंस्ट इस युद्ध की चर्चा की गई ए में। तो डी हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, ए हमारा सेकंड स्टेटमेंट, सी थर्ड स्टेटमेंट और बी फोर्थ स्टेटमेंट। डी ए सी बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। अब धीरे धीरे, सडनली एकदम से, अचानक से, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ऑन द होल पूरा एक साथ, बाय एनी मीन्स किसी भी माध्यम से, सो ऑप्शन बी ग्रेजुअली इज करेक्ट। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, जॉय। एंटोनिम क्या होगा, दुख। ब्लिस, ब्लिस मतलब खुशी, राइट, आनंद। जॉय अगेन खुशी, आनंद, मजा। फन मजा, एंजॉयमेंट। वू दुख, सो ऑप्शन डी वू इज करेक्ट। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। एवरीवन एक्सेप्ट शी, उसके अलावा हर कोई, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से हर एक व्यक्ति जो है, तो इंडिविजुअल व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि सिंगुलर है, आइटम जो है वो सिंगुलर है, राइट। तो इंडिविजुअल यानी कि सिंगुलर एंटिटी, सिंगुलर नाउन, राइट। तो आगे वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो हैव की बजाय क्या आना चाहिए, हैज। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैज ट्रेवल्ड बाय एयर। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म के दौरान में, तूफान के दौरान में, वो बिल्डिंग जो है वो, उसकी रूफ जो है कोलैप्स कर गई, धराशायी हो गई, ढह गई, ठीक है।
तो ऑप्शन ए कोलैप्स इज करेक्ट। स्क्रैच मतलब थोड़ा सा खरोच आ जाना, डिस्ट्रॉयड मतलब तबाह हो जाना, डेमोलिश मतलब गिरा देना। तो यहाँ पे गिराई नहीं गई, तबाह नहीं हुई, कोलैप्स हो गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जो जहाजों का बेड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जहाजों का ग्रुप होता है उसको बोलते, हिंदी में बोलते हैं बेड़ा, जहाजों का बेड़ा, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लीट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। पीस, पीस मतलब छोटा पीस, टुकड़ा किसी चीज का। फियर्स मतलब खूंखार। सीज, सीज मतलब किसी को जब्त करना। अब उसके स्पेलिंग होते हैं SEIZE, सीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।